नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। कल हमने प्रस्तावना अपनी पूरी की थी और प्रस्तावना के विभिन्न आयामों को जाना था और प्रस्तावना के अंदर क्या क्या प्रोविजन थे उन्हें भी हमने अच्छे से एड्रेस किया था। उम्मीद करता हूं आपको प्रस्तावना अच्छी लगी होगी और प्रस्तावना को आपने अच्छे से पढ़ा होगा और प्रस्तावना आपको अच्छे से समझ आई होगी। दोस्तों, प्रस्तावना को आप इस गहरी प्रवृत्ति के साथ ही अध्ययन करें ताकि आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, आने वाले जो प्रश्न हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, उन्हें आप सहजता के साथ सरल कर सके। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आज हम जिन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, हम जिस आगे की अपने टॉपिक पर चर्चा करेंगे, उसमें मूलतः हम देखेंगे आज अनुसूची और उसके बाद फिर हम संविधान के भाग और अनुच्छेद में एंटर करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना अनुसूची भाग अनुच्छेद ऐसे लिखना है, ऐसे भाग अध्याय अनुच्छेद उपखंड। किसके उपखंड? अनुच्छेद के उपखंड। ये बात आपको जाननी थी। हम प्रस्तावना को पूरा कर चुके थे। हमने ये भी देखा था कि प्रस्तावना कैसे संविधान का भाग बना और कैसे शुरू में वह संविधान का भाग नहीं था और कैसे 1973 में कैसे डिक्लेयर कर दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग होगा। यहां तक की हम चर्चा अपनी कर चुके थे। दोस्तों, इसमें आपको दो चीजें और याद रखनी है जो मैं उस क्लास में बताना भूल गया था। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय की अवधारणा है हमारी प्रस्तावना में, वो आपको ध्यान रखनी है। 1917 की रूसी क्रांति से एडॉप्ट किए गए हैं और समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में 1789 की फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति से एडॉप्ट किए गए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहां से लिए गए हैं? रूसी क्रांति से। और कब हुई थी? 1917 में। और समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व ये कहां से लिए गए हैं? फ्रांस की क्रांति से। और कब हुई थी फ्रांस की क्रांति? 1789 में। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, अपने साथ आत्मसात रखनी है। आज हम जिस अगले मुद्दे की चर्चा करेंगे, टॉपिक की चर्चा करेंगे, वो होगा अनुसूची। चलिए अब अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इसे आप नोट डाउन करें। इसमें इंक डाल दें। चलिए दोस्तों,
दोस्तों, हमारे मूल संविधान में मुख्यतः 8 अनुसूची थी। 8 अनुसूची थी। फिर समय समय पर जैसे जरूरत लगी ऐसे 4 अनुसूची और जोड़ी गई। 9th, 10th, 11th, 12th। यानी समय समय पर जैसे जरूरत लगी और जैसे कानूनों की सीमाएं बढ़ी, ऐसे ऐसे हमने क्या किया, 9th अनुसूची जोड़ी, 9th शेड्यूल ऐड की, 10th शेड्यूल ऐड की, 11th शेड्यूल ऐड की और 12th शेड्यूल का भी एडिशन किया अपने संविधान में। तो इनकी भी पृष्ठभूमि हम जानेंगे, लेकिन हम शुरुआत जो करते हैं हम पहली अनुसूची से करते हैं कि पहली अनुसूची वास्तव में क्या कहती है, किस चीज के लिए वो प्रावधान करती है। चलिए हेडिंग डालिएगा आप, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची। फर्स्ट शेड्यूल। दोस्तों, इसमें कहा गया है संघ व उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रावधान। संघ व उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, प्रथम अनुसूची में। यह बात आपको ध्यान रखनी है। संघ क्या है, भारत, और भारत में वर्तमान में संघ के उसके राज्य कितने हैं, 28, और केंद्र शासित कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं उसके, 8। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जम्मू पहले 29 स्टेट थे और ये कितने थे, 7। लेकिन वर्तमान में 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू एंड कश्मीर, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू एंड कश्मीर का अस्तित्व नहीं रहा और क्या हो गए हमारे यहां, एक राज्य माइनस हुआ और कितने राज्य हो गए, 28। पहले से हमारे यहां केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 7, और नौ, सॉरी से 9 कीजिएगा। नो, कौन कौन से 2 राज्य क्षेत्र पड़े हमारे यहां संघ, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लेह लद्दाख। 2 केंद्र शासित प्रदेशों का हमारे यहां एडिशन हुआ। ये बात आपको याद रखनी है। यानी पहले 29 स्टेट थे, अब 28 स्टेट हैं, एक की कमी हुई और जम्मू एंड कश्मीर के टूटने से 2 क्या बने, केंद्र शासित प्रदेश बने। नंबर 1 क्या बना, जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा क्या बना, लद्दाख। ये बात आपको याद रखनी है। ये 9 स्टेट में आपके लिख देता हूं सामने कौन कौन से हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नागर हवेली, पौंडीचेरी या पुडुचेरी, जे-एंड-के, लेह, लद्दाख। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लक्षद्वीप और लास्ट है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह।
ये हमारे वर्तमान में कितने हैं? 9 स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी हमारे यहाँ कितनी है? 9 है। और इंडिपेंडेंट स्टेट कितने हैं? संघ की इंडिपेंडेंट इकाई कितनी है? 28 है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। दोस्तों एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि इन 9 स्टेट में विधानसभा 3 स्टेट में है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जब मैं आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव बताऊंगा वहां पर इनकी इंपॉर्टेंस आप देखेंगे तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इधर लिख देता हूं मैं कि 9 में से 3 यूटीज को आप समझना, यूनियन टेरिटरीज। 3 में क्या है? विधानसभाएं हैं, जिसमें दिल्ली, पुडुचेरी और वर्तमान में क्या बना है? J&K। ये बात आपको याद रखनी है हमेशा, क्योंकि सवाल यहां से जरूर पूछा जाएगा क्योंकि पहले जो विधानसभा थी सिर्फ इन्हीं 2 स्टेट में थी, लेकिन अभी जो जम्मू एंड कश्मीर का एकीकृत किया गया है उसमें जो लेह लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, तो इसमें क्या किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में क्या किया गया है? विधानसभा का प्रावधान किया गया है। यह बात आपको अच्छे से याद रखनी है। यहीं पर दोस्तों एक चीज आप और नोट डाउन करेंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों का, आप इसे नोट डाउन करें फिर मैं लिखता हूं। एक बार फिर समझे वैसे, प्रथम अनुसूची क्या कहती है? संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है। मैंने बताया भारत क्या है? एक संघ देश है। इसमें क्या है? 28 इसकी इकाइयां हैं और 9 क्या है? संघ शासित प्रदेश है। पिछले कुछ समय में 31 अक्टूबर 2019 से पहले हमारे यहाँ कितने स्टेट थे? 29। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का पुनर्गठन हुआ और यहां से क्या हुआ? 2 केंद्र शासित प्रदेशों का जन्म हुआ, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। अब पहले हमारे यहाँ कितने थे? 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए? 9। और मैंने आपको बताया कि इन 9 संघ शासित प्रदेशों में 3 प्रदेशों में विधानसभा एग्जिस्ट करती है। विधानसभा 3 राज्यों में विद्यमान है, या जम्मू एंड कश्मीर में जब इलेक्शन होंगे तब हम देखेंगे कि कैसे, जैसे वर्तमान में अभी हमने फेब में किस में इलेक्शन देखा? दिल्ली में देखा, पुडुचेरी में देखेंगे और अब किसमें? जम्मू एंड कश्मीर में। यह बात आपको ध्यान रखनी है। मैं ऊपर मिटाता हूं। नोट करके लिखिएगा, राष्ट्रपति किया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। सवाल पूछा गया है कि संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह बात हुई पहली अनुसूची की। हमने देखा कि पहली अनुसूची क्या क्या कहती है, जिसमें हमने इसके विभिन्न आयामों की चर्चा की। अब बात करते हैं हम दूसरी अनुसूची की।
सेकंड अनुसूची। सेकंड शेड्यूल दोस्तों, इसमें मुख्य संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन व भत्तों के बारे में चर्चा या उल्लेख किया गया है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, जिसमें कौन आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, कैग, ईटीसी। ये क्या आते हैं? प्रधानमंत्री, पीएम। ये क्या आते हैं? मुख्यतः इनके वेतन के बारे में और इनके वेतन या भत्तों के बारे में चर्चा किसमें की गई है? सेकंड शेड्यूल यानी दूसरी अनुसूची में की गई है। बात करते हैं थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल दोस्तों, इसमें इन सभी की यानी मुख्य संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन जैसे इसमें चर्चा की गई है, तो मुख्यतः तीसरी जो अनुसूची है उसमें क्या की गई है? इस वाली लाइन को आप ज्यों की त्यों लिख देंगे यहां पर। इनके शपथ के बारे में उल्लेख है। यह बात आपको अच्छे से याद रखनी है, यहीं पर नोट करके लिखिएगा। राष्ट्रपति, अपनी शपथ आर्टिकल 60 के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत लेता है, या राष्ट्रपति की जो शपथ का प्रावधान है वो कहां पर है? आर्टिकल 60। वो इस अनुसूची में नहीं है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि सभी की शपथ के बारे में इसमें चर्चा की गई है, लेकिन राष्ट्रपति क्या है? पृथक रूप से आर्टिकल 60 के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत क्या लेता है? शपथ लेता है। इतनी बात आप याद रखेंगे, इसे नोट डाउन करें आप। चलिए, अनुसूची ये दोस्तों बताती है कि राज्य सभा में सीटों का आवंटन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, हमारे यहां कितने स्टेट हैं, संघ की कितनी इकाई है? 28, और
केंद्र शासित कितने प्रदेश हैं? 9। अब यहां पर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाता है। क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किन केंद्र शासित प्रदेशों से या कुल कितने राज्यों से हमारे यहां राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 28 तो ये होंगे, और जो 3 स्टेट मैंने आपको बताए जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली, ये क्या होंगे? यहां से भी क्या होगा? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होगा। यहां पर आपको एक चीज और जान लेनी है, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो लोकसभा होती है, और इसे आप नोट डाउन करें फिर मैं अलग से समझाता हूं। इसमें यह समझ लेना, इसका मतलब यह हुआ कि इन 20 स्टेट में से, जैसे मैं बात करूं यूपी, मैं बात करूं एमपी, मैं बात करूं तेलंगाना, मैं बात करूं तमिलनाडु, तो यानी यह तय करती है अनुसूची, किस आधार पर तय करती है कि इन स्टेट से राज्यसभा में जो हमारा उच्च सदन है उसमें कितने प्रतिनिधित्व होंगे, उस पर उस राज्यसभा में जो हमारा उच्च सदन है हमारी विधायिका का, उसमें यहां से कितने इस राज्य के प्रतिनिधित्व इस राज्यसभा में करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। एक डायग्राम से समझेंगे, इसे समझे पहले आप। देखो दोस्तों, हमारी जो संसद होती है, या इसे ही हम क्या कहते हैं? केंद्रीय विधायिका। केंद्रीय विधायिका, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा दोस्तों ध्यान रखना, लोकसभा जो होता है वो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी लोगों की प्रतिनिधि मूलक सभा होती है। कौन सी होती है? लोकसभा। जो राज्यसभा होती है वह स्टेट का प्रतिनिधित्व करती है, यानी यहां पर क्या है? हमारे यहां राज्यसभा राज्यों का जो प्रतिनिधित्व करेगा वो कहां पर करेंगे? राज्यसभा में। और उसी प्रदेश के अंदर लोगों का अगर प्रतिनिधित्व होगा, लोगों को अगर अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजना होगा तो कहां पर भेजा जाएगा? लोकसभा में। अगर राज्य को अपना प्रतिनिधित्व चुनकर भेजना होगा तो कहां पर भेजेंगे वो? केंद्रीय विधायिका में, राज्यसभा में। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल कहूं आपको, हम उत्तराखंड का एग्जांपल ले लेते हैं। उत्तराखंड में हम देखते हैं लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें, जिसमें पौड़ी, गढ़वाल, टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा और नैनीताल। तो यदि इन सेपरेट क्षेत्र से, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र से, यानी अगर हम हरिद्वार से लें तो हरिद्वार से वर्तमान में जो सांसद है वो कौन है? रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक। जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर भी हैं फिलहाल, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन मंत्री। तो ये कहां का प्रतिनिधित्व करेंगे? हरिद्वार का। इसी तरीके से लोकसभा में जो लोगों का प्रतिनिधित्व होगा वो अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग सांसद, अलग अलग एमपी करेंगे, यानी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन दोस्तों मैं अगर आपको यहीं पर बताऊं तो राज्यसभा की हमारे यहां कितनी सीट है? 3 सीट।
यानी उत्तराखंड में कितनी सीट है? 3 सीटों का आवंटन किया गया है। 4th अनुसूची कितनी सीटों का आवंटन करती है उत्तराखंड को? 3 सीटों का आवंटन। तो अगर जैसे हमारे यहां राज्यसभा में एक सदस्य की बात करते हैं हम, अनिल बलूनी। अनिल बलूनी, अनिल बलूनी क्या करेंगे? अनिल बलूनी न सिर्फ, अगर यदि ये उत्तराखंड है तो न सिर्फ कहीं पर इस क्षेत्र का या इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे राज्यसभा में या केंद्रीय विधायिका में, बल्कि वो क्या करेंगे? समूचे उत्तराखंड का, समूचे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कहां करेंगे? राज्यसभा में। यानी आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हम रमेश पोखरियाल निशंक जी की बात करें तो हम कह सकते हैं वो हरिद्वार के एमपी हैं, लेकिन अगर हम अनिल बलूनी जी की बात करें तो हम क्या कहेंगे? वो उत्तराखंड के एमपी हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, और अगर फिर भी नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट जरूर करें। इसी तरीके से हमारे यहां पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व कितने लोग करते हैं? 3 लोग करते हैं। कहां पर करते हैं? राज्यसभा में करते हैं। अभी जब मैं आपको संसद केंद्रीय विधायिका, जब हम भाग 4 में मूव करेंगे तो वहां पर मैं आपको इसको विस्तृत चर्चा करूंगा। अभी के लिए सिर्फ आप इतना ही समझें कि हमारे यहाँ केंद्रीय विधायिका में हालांकि राष्ट्रपति भी पार्ट होते हैं, मैंने उन्हें नहीं लिया है, बल्कि मैंने सिर्फ लोकसभा, मैंने सिर्फ राज्यसभा, और लोकसभा क्या होती है? लोगों का प्रतिनिधित्व मूलक समाज, सदन, लोगों का प्रतिनिधि मूलक सदन, यह होती है लोकसभा में। इतनी बात आप अच्छे से याद रखेंगे। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। आप इसे नोट डाउन करें। चलिए, बात करते हैं अनुसूची 5। इसके बारे में आपको ध्यान रखना, अनुसूची 5 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करती है या उल्लेख है, बात करती है। यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि अनुसूची 5 अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हमारा ये भारत है और इस क्षेत्र को एससी क्षेत्र या इस क्षेत्र को क्या किया गया है? एसटी क्षेत्र घोषित किया गया है, तो इसे घोषित करने की पावर किसको है? राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यपाल की सहायता से, राज्यपाल की सहायता से इन क्षेत्रों का क्या देखता है? शासन देखता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने कहा कि यदि देश में कोई क्षेत्र, यदि देश में कोई देश सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसे क्या घोषित कर दिया जाता है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें मुख्य धारा में, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उन्हें क्या कर दिया जाता है? उनकी एससी और एसटी में
घोषित कर दिया जाता है और उन्हें क्या है, उनके ऊपर कुछ स्पेशल प्रोविजन लागू किए जाते हैं, उनके लिए कुछ विशेष रियायतों का हमारे यहाँ प्रावधान है, हमारे संविधान में प्रावधान है। जब मैं संविधान का मिसलेनियस पार्ट चर्चा करूंगा तो वहां पर हम इसे अच्छे डिटेल से जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ही जानना है कि जैसे ये भारत है कोई, और इस भारत में ये एक्स क्षेत्र है और ये वाई क्षेत्र है, इसे क्या किया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्या क्या घोषित कर दिया। तो इसका प्रशासन कौन देखेंगे, इस राज्य के संबंधित राज्यपाल देखेंगे, और इन पर जो हेड होगा वो कौन होगा, राष्ट्रपति। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति भी खुद देखते हैं, लेकिन किसकी हेल्प से, राज्यपाल की हेल्प से। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यदि कोई क्षेत्र घोषित करना है, क्षेत्र घोषित करना है तो इसे कौन घोषित करता है, राष्ट्रपति। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ, एक नोट करके पॉइंट लिख लेना है यहां पर। टेनेसी एक्ट जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। टेनेसी एक्ट जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है, यानी इस एक्ट के द्वारा क्या दिए जाते हैं, इन क्षेत्रों को स्पेशल राइट दिए जाते हैं, स्पेशल प्रावधान बनाए जाते हैं इनके लिए, जिससे क्या कर सके, ये मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में अपना प्रतिनिधित्व, अपनी पोजीशन क्या कर सके, फिक्स कर सके, पुख्ता कर सके। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं 5वीं अनुसूची आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम 6th अनुसूची की। चलिए, अनुसूची 6th, अनुसूची 6, इसमें भी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन इसमें क्या है कि स्पेशल 4 राज्यों को इसमें विभक्त किया गया है, 4 राज्यों का स्पेशल इसमें नाम दिया गया है। आप एक शॉर्टकट ध्यान रखेंगे, एटीएम का स्क्वायर माइनस मनी, यानी पैसा इसमें से माइनस है। ए से असम, टी से त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये जो 4 क्षेत्र हैं, ये जो 4 स्टेट है हमारे यहां, इनके लिए क्या है, हमारे यहां स्पेशल प्रावधान किए गए हैं इन क्षेत्रों के लिए। ये भारत है, तो दोस्तों ध्यान रखना, ये असम है, यहां ये त्रिपुरा है, मेघालय, मिजोरम, यहां पर 4 स्टेट पड़ते हैं। मणिपुर इसमें कहीं नीचे पड़ता है। तो ध्यान रखना, ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, ये क्या है, दक्षिण उत्तर पूर्वी जो हमारे राज्य हैं, उसमें 4 स्टेट के लिए क्या है, हमारे यहाँ
स्पेशल प्रावधान किए गए हैं, और उसमें 4 स्टेट कौन से हैं हमारे यहाँ? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर नहीं है। यह सवाल कई बार पूछा गया है कि अनुसूची 6 में किन 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि किनका? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। बात करते हैं आगे। अनुसूची 7 मोस्ट इंपोर्टेंट अनुसूची, ये ध्यान रखना। विषयों का बंटवारा, विषयों का बंटवारा। किसके बीच विषयों का बंटवारा? तो आप समझेंगे कि केंद्र व राज्यों। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, मैं राज्यों कहूं या संघ की इकाई कहूं, संघ की इकाई कहूं, बात एक ही है। केंद्र व राज्यों या संघ की इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मैंने आपको बताया था, यानी शक्ति का पृथकीकरण, सेपरेशन ऑफ पावर किसके बीच है? सरकार के तीनों अंगों के बीच, तीनों अंगों के बीच। कौन? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जो बच्चे से अभी देख रहे हैं वीडियो को, वो पिछले वीडियो को जरूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में आज इसका लिंक भी डालूंगा, आपने नहीं देखा तो आप इसे जरूर देखें, तब आप इसे बेहतर से समझ पाएंगे। क्योंकि वहां पर मैंने आपको बताया था कि यदि शक्तियों के अगर बंटवारे की बात करूं तो केंद्र व राज्यों या केंद्र या संघ की इकाइयों के बीच हम जब बात करते हैं शक्तियों के बंटवारे की, तो हम क्या बात करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी हम किसके बीच डिवाइड कर रहे हैं? केंद्र व राज्यों के बीच, संघ या संघ की इकाइयों के बीच। लेकिन अगर हम शक्तियों का पृथकीकरण कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं, तो हम क्या बात करते हैं? सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब किन विषयों का बंटवारा? नंबर 1 संघ सूची, संघ सूची। नंबर 2 राज्य सूची। आप इसे नोट डाउन करें, फिर मैं रफ करता हूं। नेक्स्ट क्या है हमारी? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। देखो दोस्तों, संघ सूची में वर्तमान में कितने, पहले कितने थे? 97 विषय थे, और वर्तमान में कितने हैं? 100।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। राज्य सूची में कितने विषय थे? 66, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 61। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 47 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 52। और जो 5 विषय यहां से कम हुए वो कहां पर ऐड हुए? समवर्ती सूची में। अब वो कौन कौन से विषय थे उन्हें आप नोट डाउन करेंगे। नंबर 1, मापतोल, वन व वन्यजीव, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण कानून, और न्याय प्रशासन। ये बात आपको ध्यान रखनी। अभी मैं बस इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको विवरण इसका समझाऊंगा कि क्या है विषय और किन विषयों की और किन शक्तियों का बंटवारा किया गया है। फिलहाल आप ये समझें कि जब संविधान लागू तो 97 विषय थे, वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय। राज्य सूची में कितने विषय थे? 66, वर्तमान में कितने हैं? 61। और समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 52। और इसमें क्या हुए हैं? 5 विषयों को ऐड किया गया है। और किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 5 विषय क्या है इसमें ऐड किए गए। दोस्तों, विषय का मतलब होता है कि यदि रक्षा संबंधी कोई कानून बनाना है, एग्जाम्पल है रक्षा। रक्षा क्या है? एक विषय है, किसमें से? 100 में से एक विषय कौन है? रक्षा है। डिफेंस से संबंधित कोई कानून बनाना है, कोई लॉ का सर्जन करना है, कोई लॉ को बनाकर इन्फोर्स करना है, तो उसे कौन बनाएगी? केंद्रीय विधायिका यानी केंद्र सरकार। इसी तरीके से यानी जो ये 100 विषय होंगे, 100 विषय होंगे, इन पर कानून बनाने की शक्ति किसे होगी? केंद्र सरकार को। यानी संघ सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसे प्रदान की है हमारे संविधान ने? केंद्र सरकार को। राज्य सूची, जैसे मैं बात करूं लोक व्यवस्था, मैं बात करूं प्रांतीय सेवा, मैं बात करूं सिंचाई, ये क्या है? सभी विषय हैं। और किसे प्रोवाइड किए गए हैं? ये राज्य सूची को। यानी राज्यों को जो कानून बनाने की शक्ति दी गई है वो किसे दी गई है? 61 के अंतर राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61। और उनमें से कुछ विषय मैंने लिखे, लोक व्यवस्था जैसे पुलिस प्रशासन आप देखते हैं, प्रांतीय सेवा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, सिंचाई अगर सिंचाई से संबंधित कोई कार्य होना है या उससे संबंधित कोई कानून बनना है तो उसे कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। लेकिन यहां पर एक बात आपको अच्छे से जान लेनी जरूरी है। कभी कभी केंद्र सरकार भी यानी संघ भी राज्य सूची पर क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। यह बात भी आपको याद रखनी है। यहीं पर मेंशन कीजिएगा आप, यदि मैं ऊपर रफ करता हूं, राज्य विषय पर केंद्रीय विधायिका को
कानून बनाने की शक्ति। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि संघ सूची पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती, लेकिन राज्य सूची पर क्या बना सकती है, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और हमारे संविधान में आर्टिकल 249 में यह बात कही गई है कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे कि अमुक विषय, कि इन 61 विषयों में से कोई विषय ऐसा है जो राष्ट्रीय महत्व पर जोर देता है, राष्ट्रीय महत्वता से ज्यादा जरूरी है, तो उस पर क्या कर सकती है, राज्यसभा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। कानून बना सकती है। और यह कानून कितने समय के लिए लागू रहेगा, 1 वर्ष। 1 वर्ष के बाद फिर से इसे संकल्प के द्वारा दोहराना पड़ेगा। ध्यान रखना, इस कानून की वैधता कितनी होती है, 1 वर्ष। यदि संकल्प नहीं दोहराया जाता, नहीं फिर से पारित किया जाता है, तो बना हुआ कानून कितने दिन में समाप्त हो जाता है, बना कानून 6 माह में समाप्त हो जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। सवाल हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जो चीज आपको बोरिंग लगती है, जो चीज आपको समझ नहीं आती, सवाल हमेशा वहीं से पूछा जाता है। यदि अगर पूछ लिया जाए आपसे क्या राज्य सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, तो केंद्रीय विधायिका, तो आप कहेंगे यस। और अगर पूछ लिया जाए किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 249 के तहत। कौन, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि अमुक विषय, यह सब्जेक्ट राष्ट्रीय महत्वता से ज्यादा जरूरी है और इसके लिए कानून बनाना चाहिए, तो राज्यसभा क्या कर सकती है, राज्य सूची पर कानून बना सकती है। हालांकि वह कानून कब तक, कितने दिन के लिए लागू होगा, 1 वर्ष। और 1 वर्ष के बाद उसे फिर से इस बहुमत के साथ दोहराया जाता है। और फिर अगर ये नहीं दोहराते तो वो अगला कानून कितने दिन में समाप्त हो जाता है, 6 माह में समाप्त हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं आपको संघ सूची और राज्य सूची क्लियर हुए होंगे। हाँ, एक नोट डाउन करके लिख लेना। हालांकि नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि ये 19 विषयों में महत्वपूर्ण कौन से हैं। मैंने लिखा जनसंख्या नियंत्रण कानून। ध्यान रखना कि जनगणना किसका विषय है, संघ सूची का विषय है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। कभी आप इसे जनसंख्या समझकर, जनगणना को जनसंख्या समझकर क्या लगा दे, समवर्ती सूची लगा दे। इसे नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास ज्यादा लंबी हो गई है। समवर्ती सूची को हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।